अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने भी बच्चे जूम पे सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, फिजिकल बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 का लास्ट नॉलेज हम शुरू करेंगे 2.3। इस नॉलेज में हमने किन एसएलओस को एड्रेस करना है, किन एसएलओस को समझना है, तो पहले तो हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें जो मैंने साथ में एसएलओ नंबर लिखे हैं आपके प्रोग्रेशन ग्रिड, इसमें से एग्जाम आना है। तो पहला एसएलओ है डिस्क्राइब अ फ्री रेडिकल as a species with one or more unpaired electron। आपने फ्री रेडिकल बताने हैं क्या होते हैं, और उसमें खास बात क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग और अनपेयरिंग की वजह से ही पहचान होती है कि कौन रेडिकल है और कौन रेडिकल नहीं है। अगला एसएलओ है एक्सप्लेन दैट आयनाइजेशन एनर्जी। आज ही हम समझेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। आर ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन। ये आज का हमारा एसएलओ, ये आज हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेन हाउ आयनाइजेशन एनर्जी हेल्प अकाउंट फॉर द ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या उसका ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। हम उसके बाद अगला एसएलओ देखेंगे अकाउंट फॉर द वेरिएशन इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है। फर्दर हम देखेंगे एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, atomic and atomic ionic radii, shielding by inner shell and subshell and the spin pair repulsion। बेसिकली इस एसएलओ में आप ये जज करोगे, ये सीखोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट की किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगला एसएलओ है डिड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट यूजिंग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी डाटा। आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा दिया जाएगा, उसकी बेस पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना है। इजी है, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट स्लाइड करें। नेक्स्ट हम पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल यूजिंग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जब आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी डाटा से हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, तो सीधी बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें हर चीज बताती है एलिमेंट की कि ये पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे है, किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, किस ब्लॉक में है, सब कुछ पता चल जाता है। तो इससे हम इजीली किसी एलिमेंट की पोजीशन को डिटरमिन कर लेंगे। अगली चीज है एक्सप्लेन द चेंज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। पहला एसएलओ आज हमारा ये होगा, उसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि आज हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड एंड ग्रुप को देखेंगे। फर्दर डिटरमिन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर आयंस विद प्रोटॉन नंबर। यानी अगर हमें किसी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर दिया गया है, को आयन है, उसका चार्ज अगर हमें पता है, तो हम उसकी क्या कर सकें, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिंपल अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 281 281 का मतलब पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल होगी कॉन्फ़िगरेशन। डिटेल कॉन्फ़िगरेशन का आपको पता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये डिटेल कॉन्फ़िगरेशन दोनों हम कर सकते हैं। और इसके बाद हम कर तो लें, फर्दर हमने क्या समझना है। अच्छा, इसको हमने मेमोराइज नहीं करना, समझना है। कॉन्फ़िगरेशन को समझा हुआ है, अप्लाई करना है। इसको करने के बाद स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम एंड गवर्न्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन गवर्न करता है, ये कंट्रोल करता है, ये भी हमने सीखना है। ठीक है, तो ये हमारे एसएलओस थे जी। नेक्स्ट हमारा कोई गोल होता है एसएलओस को पढ़ने के बाद, हमारा एक नॉलेज हमें अचीव होगा और उसकी बेस पे स्किल अचीव होगी। तो मैं चाहूंगा ये आप वीडियो को पोस्ट करके जो हमारा नॉलेज है, ऑलमोस्ट एसएलओ को ही दोबारा एक थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ एसएलओ हमें क्या सिखाने वाले हैं। आप इसको खुद पढ़ें, इस पर कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। फुल स्क्रीन कर दें जरा, बच्चे इसको वीडियो स्टॉप करके पढ़ लेंगे जी। स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग में आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट नॉलेज के बाद हमारी एक अल्टीमेट स्किल होती है, जो कि इस नॉलेज की बेस पे स्टूडेंट्स ने डेवलप करनी होती है। ये हमारे पास स्किल है, ये वर्कशीट की फॉर्म में आपने इसको सॉल्व करना है। अगर ये आप कर रहे हैं, इसके सवाल आप हल कर रहे हैं, इसका मतलब आपके एसएलओ क्लियर, आपका एग्जाम क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंशाल्लाह एंड पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इसका जरा कलर चेंज करें, वो है जी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई।
ये हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो एक बात आप समझ लें, एक यहां पर एक ब्लैंक पेज ऐड करें। जी ठीक है। सबसे पहले तो अब एक समझ लें कि हमारे पास एटम की जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें यह है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर उसके शेल्स हैं। शेल्स में हम कहते हैं कि जी ये शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता तो ये है कि ये लास्ट शेल की बाउंड्री और इस न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, इसको हम रेडियस कहते हैं। और डेफिनेटली इधर वाला रेडियस भी शामिल कर लो तो ये डायमीटर हो गया, पूरे एटम का डायमीटर हो गया। तो हमारे पास क्या कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है कि हम यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर सकें? आंसर इज नो, हमारे पास कोई ऐसा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब जब हमारे पास कोई ऐसा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम ये डिस्टेंस मेजर कर सकें, तो फिर इसका मतलब हमें कुछ और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा एटम का साइज मेजर करने के लिए। एक और चीज, दूसरा, एटम की कोई अगर चले निकल भी आए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, तो एटम की जो बाउंड्री है वो शार्प नहीं है, नॉट शार्प। क्या मतलब है शार्प ना होने का? शार्प बाउंड्री ना होने का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर, ये तो समझाने के लिए ऐसा होता है ना, आपको पता है कि शेल्स के अंदर फर्दर आप क्या मौजूद हैं, जरा फुल स्क्रीन मुझे लेके। शेल्स के अंदर क्या मौजूद हैं? शाबाश, सब शेल्स। सब शेल्स में क्या मौजूद हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में क्या मौजूद हैं? इलेक्ट्रॉन्स। फिर इलेक्ट्रॉन्स की नेचर आपको पता है, पार्टिकल लाइक नहीं है, वेव लाइक नेचर है। जब इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर है और इतनी कंप्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स स्पॉट को फॉलो नहीं करेगा, इस फिक्स पैटर्न को, इस फिक्स पाथवे को फॉलो नहीं करेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन्स की कहा यह जाता है, ऑर्बिटल बाय डेफिनेशन है क्या? व्हाट इज ऑर्बिटल? अगर मैं आपको बाय डेफिनेशन बताऊं, ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन की 95% पाए जाने का जो चांस ना, 95% वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस है, उस जगह को बेटा क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल। 5% कहां गया भाई? 5% क्या है? अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। पूरे लेक्चर के दौरान मेरा 95% चांस है कि मैं इसी फ्रेम में रहूंगा, मैं या तो इधर रहूंगा या इधर रहूंगा। ये जितनी व्हाइट बोर्ड, ये डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन है, ये मेरा 95% प्रोबेबिलिटी एरिया में यहां रहूंगा। 5% हो सकता है मैं पढ़ाते पढ़ाते स्क्रीन से बाहर चले जाऊं, हो सकता है कैमरे के पीछे चले जाऊं, हो सकता है किसी बच्चे का सवाल सुनने के लिए क्लास में पीछे चले जाऊं। ठीक है, तो अब ये जो चांस है कि मैं क्लास में पीछे चला जाऊं, आगे आ जाऊं, ये कम है, ये 5% है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी 95% तो यही एरिया है, तो ये मेरा ऑर्बिटल है। लेकिन मैं इवन अच्छा, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि मैं ऑर्बिटल में 95% रहूंगा, लेकिन इवन इवन एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, यानी मेरे ऑर्बिटल से बहुत दूर दूर तक भी मेरे पाए जाने के चांस जीरो नहीं है, मैं वहां पर भी जा सकता हूं। ये बात का ख्याल करना आपने। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का चांस तो है वो 95% यहां पाया जाए, लेकिन पता कोई नहीं है कि वो यहां पर भी मिल सकता है, यहां पर भी मिल सकता है। इवन एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, उसकी प्रोबेबिलिटी हम ये नहीं कह सकते जीरो है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। एक तो वजह ये होगी। दूसरा, सिमिलर एटम, इसके आसपास इसके जो पार्टनर होंगे, दूसरी तरह के एटम्स होंगे, उन आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इसको रिपेल कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, तो जिसकी वजह से इसकी सिमेट्री में डिस्टर्बेंस आती रहेगी। इट्स जस्ट लाइक अ स्लाइम। सेंटर में न्यूक्लियस और एक स्लाइम की तरह इलेक्ट्रॉन थोड़ी पोजीशन को अपना क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। दैट्स वाई ये दो रीजंस हैं कि एटम की बाउंड्री शार्प नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम दो बाउंडेड एटम्स को लेते हैं, जो एटम आपस में जुड़े होते हैं। अब एटम, बाउंडेड एटम का मतलब क्या है? जैसे Cl एंड Cl, इन दोनों एटम्स को अगर मैं जोड़ दूं तो ये बनेगा Cl2। नाउ दीज आर द बाउंडेड एटम। अच्छा, ये एटम बाउंड किस तरह से होते हैं? थोड़ा सा मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाना चाहता हूं। अब मैं आपके सामने उसको गूगल से प्ले भी करूंगा ताकि आपको पता चल जाए उसको प्ले कैसे करना है। जस्ट अ मिनट।
जी डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पे उधर लेके जाने, एक वेबसाइट है फेट, आप इस फेट पे जाएं, आपको ये वीडियो सिमुलेशन आपको इजीली मिल जाएगी। अब आपने इसको करना क्या, देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर बात करता हूं, ऑक्सीजन की बात करता हूं। तो दरअसल होता क्या है कि एक्चुअली ये एटम्स दूर हैं, अभी इनका बॉन्ड नहीं बना। अब जब बॉन्ड नहीं बना तो साथ आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एटम एंड पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। जब ये एटम दूर है, इनके दरमियान में बॉन्ड नहीं बना, तो बेसिकली ये अनस्टेबल है। और जब भी कोई चीज अनस्टेबल होती है तो वो नॉर्मली एग्जिस्ट करती है हाई एनर्जी पे। अब देखो इनकी ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये भी हाई है। लेकिन जैसे ही मैं एनर्जी को कम करूंगा, अगर मैं एनर्जी को कमी की तरफ, ये वो ग्रूव है, जैसे देखिए ये अल्टीमेटली इसने इस ग्रूव में आना है, अल्टीमेटली इसने इस ग्रूव में आना है। इस ग्रूव में आने का मतलब कि ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जब किसी एटम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, कम से कम हो जाती है, इसका मतलब वो स्टेबल हो गया। अगर वो स्टेबल हो गया है, अगर वो स्टेबल हो गया है, तो स्टेबल होने का मतलब क्या है कि अब उसका बॉन्ड बन गया। नाउ दीज आर द बॉन्डेड एटम। हाँ, अगर मैं इसको मजीद करीब करने की कोशिश करूंगा तो उल्टा इनकी बॉडीज जब मजीद करीब आएंगी तो इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहां पर आपको फोर्सेस भी दिखाना चाहता हूं। ये देखें, अभी देखें एटम्स करीब आ रहे हैं, तो इनके दरमियान में ये आपको एरोस नजर आ रहे हैं, जो कि ऑरेंज कलर के एरो हैं, ये शो करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, इसका मतलब मजीद करीब आएंगे। लेकिन अट्रैक्शन के साथ रिपल्शन भी आ रही है, पिंक कलर की फोर्स। लेकिन अभी अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। अब यहां पर अट्रैक्शन मैक्सिमम है, रिपल्शन मिनिमम है। लेकिन अगर मैं मजीद करीब करूंगा तो देखें रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी और अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब ये दोनों एटम करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इनके न्यूक्लियस रिपेल भी करेंगे, तो फिर इनकी एनर्जी ऊपर चले जाएगी। ये देखें एनर्जी ग्राफ देखें साथ में, ये देखें ये एनर्जी एक लेवल के बाद ऊपर चले गई है, ठीक है, ये ऊपर चले गई है, ठीक है, ये देखें, समझिए इस चीज को, ये देखें, ठीक है। तो इसलिए एक खास डिस्टेंस तक इन्होंने करीब आना होता है, तो इसका मतलब इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब एक खास हद तक तो ये पास आ सकते हैं, जहां इनका एनर्जी मिनिमम होगी वहां बॉन्ड बनेगा। अब ये जो बॉन्डेड एटम होंगे, हम इनको पकड़ेंगे और इनको पकड़ने के बाद, जी अब जरा स्लाइड पे जाए, पिछली स्लाइड पे। अब इससे अब जैसे कि ये देखें, ये एटम है, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन के दो बाउंडेड एटम है, फ्लोरीन फ्लोरीन के, ये क्लोरीन क्लोरीन के बाउंडेड एटम है, ये ब्रोमीन ब्रोमीन के, ये आयोडीन आयोडीन के बाउंडेड एटम है। अब इन बाउंडेड एटम के सेंट्रल बॉडीज में न्यूक्लियाइज हैं, और इन न्यूक्लियाइज के बाहर आप लोग जानते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो कि इनकी कोई गारंटी नहीं है अपनी शक्ल को बदल लें, आगे पीछे हो जाएं, लेकिन ये न्यूक्लियस कम से कम अपनी जगह को होल्ड करके रखे होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, स्क्रीन पे जरा मुझे लेके आए, मैं एक लाइट एनर्जीज यानी कम एनर्जी वाली एक्सरेज को इन पे थ्रो करूंगा। एक्सरेज कैसे काम करती हैं, मेरी बॉडी पे अगर आप एक्सरे फेंकें तो जो गोश्त है उसमें से एक्सरेज गुजर जाएंगी, जो नॉन बोनी पार्ट है उसमें से एक्सरेज गुजर जाएंगी, और वो एक्सरेज अगर पीछे किसी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे, जो कि फिजिक्स के असूलों के मुताबिक होगा, अगर उस पर रिकॉर्ड हो तो वो एरिया जो भी शीट लगी होगी पीछे, वो एरिया ब्लैक हो जाएगा। लेकिन मेरी बॉन्स में से एक्सरेज नहीं गुजरेंगी। जब बॉन्स में से एक्सरेज नहीं गुजरेंगी तो बॉन्स वाला एरिया जो पीछे होगा वो वाइट होगा। जस्ट लाइक अगर मैं इस हाथ के सामने लाइट रखूं तो जहां जहां मेरी फिंगर्स हैं वहां वहां से लाइट नहीं गुजरेंगी, पीछे शेडो बन जाएगा। तो इसी तरह जहां जहां से एक्सरेज नहीं गुजरेंगी वो एरिया पीछे वाइट रहेगा, और जहां जहां से गुजरेंगी वो ब्लैक हो जाएगा। इस तरह से बॉडी का वो प्रिंट आ जाएगा। सिमिलरली मैं अपनी बॉडी पे यूज होने वाली एक्सरेज तो यूज नहीं करूंगा, लाइट एक्सरेज यानी ऐसी एक्सरेज जिनकी एनर्जी कम होती है वो थ्रो करूंगा। वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को तो क्रॉस कर लेंगी, लेकिन न्यूक्लियाइज को वो क्रॉस नहीं करेंगी। जब वो न्यूक्लियाइज को क्रॉस नहीं करेंगी तो पीछे मेरे पास एक इमेज आ जाएगा, जहां जहां न्यूक्लियस है वहां वहां व्हाइट स्पॉट बनेंगे। मैं उसी इमेज को मैग्नीफाई करूंगा बहुत ज्यादा, तो एग्जैक्टली उसी माइक्रोस्कोप के नीचे विद द हेल्प ऑफ सम हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मैं उन दो डॉट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा। वो जो दो डॉट्स के दरमियान में डिस्टेंस होगा बेसिकली वो इन दो न्यूक्लियाइज के दरमियान में डिस्टेंस होगा। इस तरह से पता चला
कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, फिर मैं उस डिस्टेंस को आधा कर लूंगा, हाफ कर लूंगा। हाफ करूंगा तो वो एक एटम का रेडियस आ जाएगा। जैसे मैंने ये 128 पिकोमीटर, जो कि बहुत छोटा डिस्टेंस है, 2 पे डिवाइड किया, 64 पिकोमीटर आ गया। इसी तरह मैंने क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का रेडियस निकाल लिया। ये वो तरीका है एटम का रेडियस निकालने का। अच्छा, आगे चलें जी। अब एक और होता है जी, एक होता है जी एटॉमिक रेडियस, एक एटम का रेडियस। कैसे निकलता है मैंने बताया। फिर होता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस को कैसे निकालेंगे। आयनिक रेडियस, डेफिनेटली आयनिक रेडियस होता क्या है, ये पेरेंट एटम है सोडियम का, ये उसका केटाइन है। ऑब्वियसली जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका शेल छोटा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, साइज तो छोटा होगा एटम का। जब इलेक्ट्रॉन के निकलने से एटम का साइज रिड्यूस होगा, तो ये देखें, नाउ दिस इज द साइज ऑफ केटाइन, एंड द साइज ऑफ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। क्या साइज है, 116 पिकोमीटर। सिमिलरली मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ज्यादा छोटा साइज होगा उसका अपने पेरेंट से, 145 से 86 पिकोमीटर पे आ जाएगा। इन द मीनवाइल अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन करने पे साइज बढ़ेगा, एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा। जैसे क्लोरीन 79 था और Cl माइनस कितना हो गया, 167 पिकोमीटर। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, -2 चार्ज आया, साइज 184 पिकोमीटर हो गया। ठीक है, तो दिस इज आयनिक रेडियाइज। आइंस के जो रेडियस होते हैं उन्हें आयनिक रेडियाइज कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब इसी तरह अगर दो आइंस हैं, प्लस माइनस आपस में अटैच हैं, मुझे अगर इनके दरमियान में डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे इस आइन का भी रेडियस पता है, फॉर एग्जाम्पल ये Cl माइनस है और फॉर एग्जाम्पल ये Na प्लस है, इसका भी डिस्टेंस पता है। मैं दोनों डिस्टेंस को क्या करूंगा, डाटा जो पीछे मैंने आपको दिखाया, पीछे करें जरा जी, ये सोडियम प्लस का डिस्टेंस लिखा है, ये Cl माइनस का डिस्टेंस लिखा है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और ऐड करने के बाद हमारे पास जी, आगे करें, हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो ये डिस्टेंस होगा। तो क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर, लैटिक्स पॉइंट्स के दरमियान में जो ये डिस्टेंस होता है, दिस इज आयनिक बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो फर्दर आगे चले, मैं आपको डिफरेंट तरह के आइंस के रेडियस क्या होते हैं, एटम्स के रेडियस क्या होते हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूं। आगे चलें जी, नेक्स्ट। अब ये डिफरेंट तरह के रेडियाइज जो हैं मैंने आपके सामने मेंशन किया। अगर एक एटम का रेडियस होगा सिंपल, तो वो एटॉमिक रेडियस होगा। दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में, जाहिर सी बात है बॉन्डेड एटम्स का मतलब क्या, कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसका जो हाफ मैंने भी आपको करके दिखाया लेक्चर के स्टार्ट में, ये जो डिस्टेंस होगा ये कोवलेंट रेडियस होगा। ठीक है, इसी तरह जब दो बॉन्डेड एटम्स नहीं होंगे, क्योंकि ये हीलियम आपको पता है, ये हीलियम है, ये भी हीलियम है, हीलियम नॉन बॉन्डेड एटम होता है क्योंकि ये बॉन्ड बनाता ही नहीं है। अब जब ये इनके दरमियान में डिस्टेंस निकालोगे आप और उसको फिर हाफ करोगे, ये बॉन्डेड नहीं है, ये जस्ट क्लोजेस्ट हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर टू सम एक्सटेंट। हमने कुछ प्रेशर वगैरह अप्लाई करके इनको क्लोज कर दिया, बाउंडेड नहीं है ये। अब क्लोज करने पे इनके दरमियान में टेम्परेरी तौर पे अट्रैक्शन डेवलप होती है, जो आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, जिसका नाम होता है वेंडर वाल अट्रैक्शंस, या आप इन्हें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। समहाउ मैंने इनको क्लिंग कर दिया, जोड़ दिया, बट ये बाउंडेड नहीं है, कोवलेंटली बाउंडेड नहीं है। अब इनके न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होगा उसको जब मैं हाफ करूंगा तो तब मैं इस रेडियस को क्या नाम दूंगा, वेंडर वाल रेडियस, बिकॉज दे आर अटैच विद द हेल्प ऑफ वेंडर वाल फोर्सेस। ये अब चैप्टर 4 में। इसी तरह हमारे पास सोडियम सॉलिड की फॉर्म में, मेटल जो सोडियम मेटल है सॉलिड की फॉर्म में, उसके एटम्स करीब होंगे। अब जब मैं इसका रेडियस निकालूंगा तो डेफिनेटली दिस रेडियस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस, क्योंकि सोडियम एटम मेटल की शक्ल में पाया जाता है। सिमिलरली दिस इज आयनिक रेडियस, ठीक है ना। क्यों इसे आयनिक रेडियस बोलेंगे, क्योंकि ये आइंस के दरमियान में मैंने डिस्टेंस निकाला है, कैल्शियम +2 एंड ऑक्सीजन -2। इसमें मैंने कैल्शियम का जो लिखा है 1.00 एंगस्ट्रॉम और जो ऑक्सीजन का रेडियस है 1.40 एंगस्ट्रॉम, दोनों को मैं जमा करूंगा तो हमारे पास कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा। वेरी इजी, कोई इतना इशू नहीं है। तो बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि रेडियस
आपको डाटा में दिए जा सकते हैं डिफरेंट तरह के एटॉमिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, वैन डर वाल रेडियाई, मेटालिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। आगे चलें जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आयनिक रेडियस का वर्ड यूज किया जाएगा, पीछे करें जरा, तो आयनिक रेडियस का वर्ड यूज किया जाएगा तो जनरली, इसको स्लाइड को जरा पीछे, जब आयनिक रेडियस का वर्ड यूज किया जाएगा तो जनरली वो वर्ड यूज किया जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाइज ऑफ आयंस। अगर खाली आयनिक रेडिया यानी आयनिक रेडियाई का, एक है रेडियस और एक है रेडियाई, रेडियाई जो है वो सिंगुलर है, सिंगल, एक सिंगल आयन का जो डिस्टेंस होगा सिंगल आयन का यहां तक का, वो आयनिक रेडियाई है। और रेडियस का वर्ड जनरली यूज किया जाता है जब दो बाउंडेड आयंस आपस में कनेक्टेड हो, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज आप इसको याद रख सकते हैं जी। स्टूडेंट्स आगे चलें। अब ये रहा एटॉमिक रेडियस का एक जनरल सा ट्रेंड, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। वी ऑल नो दैट टॉप टू बॉटम, दिस इज फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। फर्स्ट पीरियड का मतलब एक शेल, सेकंड पीरियड का मतलब दो शेल, थर्ड पीरियड का मतलब तीन शेल, फोर्थ पीरियड का मतलब फोर्थ शेल। टॉप टू बॉटम जब शेल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली शेल्स के बढ़ने से फिर इनका साइज भी बढ़ेगा अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड के अलोंग। ये स्क्रीन में जरा लेके आए, एक पीरियड के अलोंग शेल्स तो बढ़ते नहीं है, शेल्स नहीं बढ़ेंगे, हां न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते रहते हैं। जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते रहेंगे, शेल्स नहीं बढ़ेंगे, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट तो एटम का साइज छोटा होता है, टॉप टू बॉटम एटम का साइज बड़ा होता है। ये बात आप पहले भी जानते हैं। आगे चलें जी। दिस इज एटॉमिक रेडियाई। अच्छा, अब ये मैंने आपके सामने एक टॉप टू बॉटम, आप देखें ये सब एटम्स के एटॉमिक रेडियाइज लिखे हुए हैं पिकोमीटर के अंदर। एमस्ट्रॉन्ग में भी मिलेंगे आपको, पिकोमीटर में भी मिलेंगे। तो नॉर्मली आप देखो वैल्यू बढ़ रही है, ब्लॉक्स बड़े हो रहे हैं। ब्लॉक्स के बड़े होने का मतलब टॉप टू बॉटम साइज बड़ा हो रहा है। सब में टॉप टू बॉटम आप जनरली देखो तो टॉप टू बॉटम साइज में आपको इंक्रीमेंट ही नजर आएगा, कहीं कोई मसला नहीं है। हां, कहीं कहीं आपको लेफ्ट टू राइट प्रॉब्लम नजर आएगा। नॉर्मली लेफ्ट टू राइट एटम का साइज छोटा ही होता है, आपको भी इतना ही जानना है सल्लो के मुताबिक। देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनका एटम का साइज छोटा ही हो रहा है। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, एटम का साइज जनरली छोटा ही हो रहा है, लेकिन बीच में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे अचानक देखो, खास तौर पे इस ब्लॉक की बात करो, डी ब्लॉक की, तो यहां पर आपको रैंडमनेस नजर आएगी। यहां से देखो, ये सबसे बड़ा एटम का साइज, ये छोटा है, ये और छोटा है, अगले को और छोटा होना चाहिए, आगे और छोटा है, आगे और छोटा है, और बीच में जाके कुछ ऐसा हुआ कि तकरीबन बराबर रहना शुरू हो गए साइज, फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं साइज। बढ़ने नहीं चाहिए थे, कम होने चाहिए थे। तो दीज एक्सेप्शनल केसेस एंड दिस बिहेवियर के जिसमें एटम का साइज सेम रहना शुरू होता है, ये आप अपकमिंग क्लासेस में सेकंड ईयर में कहीं ना कहीं पढ़ोगे। आपको ये जानना है, पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर मुझे ये जानना है। अभी एसएलओ की डिमांड नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि मैंने इसको एक्सप्लोर करना है आने वाली क्लासेस में। इसी तरह आगे देखो तो यहां साइज बढ़ गया, फिर आगे साइज छोटा हो गया, छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, इनमें सेम रहा। मतलब जनरल ट्रेंड तो है कि लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होगा, लेकिन बीच में एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, उनको आपने एक्सप्लोर करना है। जब एसएलओ होगा सेकेंड ईयर में ये बातें आएंगी तो इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। आगे चलें जी, नेक्स्ट। तो ये तो हो गया एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड। अब चलते हैं आयनिक रेडियाई की तरफ। अगर मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं तो अगर आप देखें, ये तमाम के तमाम, ये जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और साथ में इनके आयंस हैं लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस। जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको कि केटाइन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा ही होता है। तो आप देखो यहां पर ये केटाइन अपने पेरेंट से छोटा है, केटाइन अपने पेरेंट से छोटा है। जिस तरह पेरेंट एटम टॉप टू बॉटम साइज में बढ़ते हैं, तो उसी तरह केटाइंस भी टॉप टू बॉटम अपने साइज में बड़े ही होंगे। सिमिलरली ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं, तो केटाइन अपने पेरेंट से छोटे होंगे, केटाइंस अपने पेरेंट से छोटे होंगे। जिस तरह टॉप टू बॉटम न्यूट्रल एटम अपने साइज में बढ़ते हैं, उसी तरह उन एटम्स के केटाइंस भी टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे। यही केस ग्रुप 3 के साथ है। अब ग्रुप 3 के बाद अगली जो कहानी स्टार्ट होती है वो केटाइंस की नहीं है, फर्दर फिर क्या स्टार्ट होता है, एनाइंस। एनाइंस में केस उल्टा है। क्या है जी उल्टा केस? एनाइंस यहां पर पर्पल कलर के हैं
और न्यूट्रल एटम पूरे टेबल में ग्रे कलर के हैं। न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो साइज में बढ़ेगा, तो इसका मतलब एनाइंस अपने पेरेंट एटम से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जब एनाइंस अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं तो जिस तरह टॉप टू बॉटम न्यूट्रल एटम्स का साइज बढ़ता है, तो इसी तरह टॉप टू बॉटम एनाइंस का साइज भी बढ़ता है। सिमिलरली यहां पर भी एनाइंस का साइज बढ़ेगा, पेरेंट एटम का साइज जिस तरह बढ़ता है। तो मतलब सेम ट्रेंड है टॉप टू बॉटम के टाइम्स का भी और एनाइंस का भी। फर्क आता है लेफ्ट टू राइट, इधर जरा स्क्रीन पे लेके, फर्क आता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब आप बात करते हो तो केटाइंस ही रहते हैं, केटाइंस ही हैं सारे, यहां पर केटाइंस हैं, आगे आगे तो एनाइंस हैं, एनाइंस हैं, तो चेंज नहीं आता। चेंज आता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एकदम से केटाइन और फिर एनाइन आते हैं। तो नेक्स्ट जरा करें। अब मैंने एक ग्राफ बनाया है, यह है सोडियम प्लस, लेफ्ट टू राइट, पीछे तरह जी, ठीक है, ओके। ये है, ये क्या हो गया, एक मिनट जरा दस, ठीक है। ये है जी सोडियम प्लस, ये है मैग्नीशियम प्लस 2, यानी कि स्क्रीन पे मुझे यानी कि लेफ्ट टू राइट। अब इधर जा रहे हैं, आगे है एल्यूमिनियम प्लस 3, साइज तो छोटा हो रहा है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे साइज उतना छोटा होगा। आगे सिलिकॉन प्लस 4 आ गया, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी ने जाया लॉस किए हैं तो सिलिकॉन प्लस ने किए हैं, तो सिलिकॉन प्लस तक तो साइज छोटा होगा। फिर आगे साइज बढ़ेगा क्योंकि अब फॉस्फोरस -3 आ गया, यानी अब लॉस नहीं किए, 3 गेन किए हैं। फिर आगे 2 गेन किए हैं, जाहिर सी बात है जिसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उसका साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे साइज बढ़ता है। अब 2 वाले का साइज कम बढ़ेगा और 1 वाले का साइज और कम बढ़ेगा। तो ट्रेंड इस तरह से हुआ कि पहले केटाइंस तक तो साइज डिक्रीज होगा, फिर एनाइन की जब बारी आएगी तो एकदम से स्पाइक आएगी और फिर एनाइंस भी फर्दर इलेक्ट्रॉन्स कम गेन करते जाएंगे आगे, तो साइज में कमी आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एटॉमिक एंड आयनिक ट्रेंड बोथ इन ग्रुप एंड पीरियड्स। जी बेटा आगे मूव करते हैं अब। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसको जरा अरेज कर दें, बड़ा ही आसान टॉपिक है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, इसको हम कवर कर लेंगे इजीली। अरेजर से जी, इधर से पेन पकड़ लें। आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर हम इसको समझ लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको IE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की हो सकती है, और आयन is the energy required to remove an electron from the atom or ion in the gaseous state. This ionization energy is consistently positive due to the fact that extracting an electron always required energy. The process is akin to an endothermic reaction which absorb heat and consequently has a positive delta H. ये सारी बात क्या है थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है, ये है न्यूक्लियस, ये है शेल, शेल में आप मान लो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता इसके आगे की कहानी भी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे आजाद करवाना है इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी का नाम आप जानते हैं, क्या नाम है? आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। लेट्स से मेरे पास ये सोडियम है, सोडियम के अंदर तमाम एटम सॉलिड फॉर्म में बाउंडेड हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको अलग अलग करना पड़ेगा। अब इनको अलग अलग करने के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए, मेटल्स में से इनको अलग करने के लिए। अब ये जो अलग अलग एटम हैं इनको बोलेंगे नाउ दीज आर गैसियस एटम। अब ये जो गैसियस एटम्स हैं, इन गैसियस एटम्स में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो एनर्जी लगेगी उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा नहीं है कि सॉलिड में से मुझे इलेक्ट्रॉन, नहीं,
सॉलिड के एटम पहले गैसियस फॉर्म में जाएंगे, देन मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकालूंगा उसका नाम क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, ये पॉजिटिव क्यों होगी? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें आपको पता है हीट एब्जॉर्ब होती। जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेफिनेटली डेल्टा एच के साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं मजीद। जी स्टूडेंट्स, जैसे ये सोडियम को देखो, सोडियम गैसियस फॉर्म में है और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन निकला है। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी इन्वेस्ट हुई है, जो एनर्जी इस्तेमाल हुई है, वो है 496 किलो जाउल पर मोल। अच्छा, नीचे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, अब उस ग्राफ को देखें जरा। सोडियम पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है 495.8 किलो जाउल, चलिए ठीक है, निकल गया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4562 4562 किलो जाउल पर मोल। पहला इलेक्ट्रॉन सिर्फ 495, यानी कि आप एकदम कन्वर्ट हो गए हैं, आपकी वैल्यू चले गई है 495 से, यानी सैकड़ों से हजारों में। ठीक है, तो इतना बड़ा फर्क क्यों? वजह बड़ी आसान है। वी ऑल नो डैट सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, बाहर वाले शेल में 1। जब ये लॉस हो जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो पीछे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल याद करें, ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी की निशानी। इसका मतलब सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन निकालने में देर नहीं करेगा, थोड़ी सी एनर्जी लेके लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। एक तो इलेक्ट्रॉन के लूज होने से सोडियम का साइज भी छोटा हो जाएगा, और दूसरा वो स्टेबल भी हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वो स्टेबिलिटी खो देगा। ये उसकी स्टेबिलिटी का सवाल है, वो ये नहीं चाहता कि वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज करे। इसलिए बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। थर्ड के लिए फिर उससे भी ज्यादा है, फोर्थ के लिए उससे भी ज्यादा है। तो ये मैंने जो सोडियम का डाटा लिखा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, नाउ दीज आर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं देख के बता दूंगा कि सोडियम कभी भी सेकंड इलेक्ट्रॉन नॉर्मली लूज नहीं करेगा। हम चाहें इतनी एनर्जी दे के करवा सकते हैं, हम तो करवा लेंगे, लेकिन नेचुरली रिएक्शंस के दौरान सोडियम फेवरेबल है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। ना वो 3 लूज करेगा, ना वो 4 लूज करेगा, वो करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस तरह मुझे पता चला कि सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, +1। सिमिलरली मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का साइज थोड़ा छोटा होता है, लेफ्ट टू राइट बात हो रही है ना, सोडियम मैग्नीशियम आगे एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 737 है, ज्यादा ही होगी सोडियम से। दूसरी 1450 है। अब मैग्नीशियम का भी सुन लो। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 2। अब जब मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 8 1 बचा, अभी भी स्टेबल नहीं है। हाँ, जब ये भी निकलेगा तो पीछे 2 8 बचा। हाँ, तो पता चला मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबिलिटी अचीव करेगा। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबिलिटी अचीव करेगा तो मैग्नीशियम दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और पहला निकालना उसके लिए थोड़ा आसान था, दूसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं है। वी ऑल नो डैट एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे जब साइज थोड़ा रिड्यूस होगा, तो साइज के रिड्यूस होने से क्या होता है, साइज के रिड्यूस होने से यही तो होता है कि साइज के रिड्यूस होने से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा होल्ड कर लेता है और इलेक्ट्रॉन के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो पहले कैदी के लिए भागना आसान था, दूसरे कैदी के लिए भागना थोड़ा सा मुश्किल है इन केस ऑफ मैग्नीशियम, बट लूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तीसरा, भाई तीसरा मतलब कि अब 2 निकल गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन मतलब 8 को छेड़ोगे, यानी स्टेबिलिटी को तो नहीं छेड़, स्टेबिलिटी तो नहीं कुर्बान हो सकती। हाँ, करना चाहे करें, 7732 सैकड़ों से हजारों में आ जाए, नहीं हो सकता, नेचुरली नहीं हो सकता। हम चाहे करवा लें, लेकिन रिएक्शंस के दौरान मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो पता चला जब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी डाटा में रैपिड गैप आ गया,
तो रैपिड गैप का मतलब है कि पता चल गया कि ये दो हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता, रैपिड गैप नहीं आ सकता। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +2। चलो अभी एल्यूमिनियम का बताओ। पहला 577, अगला 1816 हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, 11700 बहुत मुश्किल है ये तो। इसका मतलब एल्यूमिनियम 3 करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 13 होते हैं। 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 3, तीनों लूज हो जाएंगे, +3 आएगा, पीछे 8 बचेंगे, स्टेबिलिटी आएगी। तो तीनों लूज करने वक्त सक्सेसिवली कितनी एनर्जी चाहिए, मैंने डाटा दे दिया। चौथा नहीं होगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी खराब होगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में आपको आयनाइजेशन एनर्जी अच्छे से समझ आ गई है। कल हम फर्दर आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ और चीजों पे बात करेंगे, एक्सेप्शनल केसेस पे। जैसे एक पेज आगे करें, टॉप टू बॉटम ट्रेंड देखेंगे इसका। चलें ठीक है, टॉप टू बॉटम ट्रेंड देखेंगे, लेफ्ट टू राइट इसका ट्रेंड देखेंगे, और लास्ट में फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे बात करेंगे। चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में आपको क्लैरिटी है, किसी किस्म का मसला नहीं है। जो बच्चे जूम पे हैं वो ज़रा कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लें, यहाँ जो बैठे हैं वो पूछना चाहते हैं पूछ लें। जी तो प्रॉब्लम है? ओके क्लियर है, ठीक है। हाँ जी आपका, जी बेटा जो जूम पे हैं वो ज़रा बताएं, क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है। ओके थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।